today we are going to discuss factor affecting the climate of our India, यानी कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. So these are first one latitude, then altitude, distance from the sea, prevailing winds, ocean currents, slope of land. So let me read and discuss about one by one. First is latitude. Yes dear students, temperature reduce as we move away from the equator because of the slanting rays of the sun. तो इन्होंने ये बताया है कि ये इक्वेटर है और जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करते हैं या उससे दूर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज़ हैं वो स्लांटिंग फॉर्म में होती हैं और इसीलिए ठंड ज़्यादा रहती है और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है. नाउ द एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड वी नो दैट it is cooler in the hills than in the plains. This is because of the fact that temperature reduces with an increase in altitude. Air becomes thin as one climbs upward and thin air does not trap heat. तो dear students, जैसे ही हम लो से अप की ओर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटाई में होती है, तो इसीलिए टेम्परेचर को ऑब्ज़र्व कर लेती है. बट इन दिस पार्ट जो एयर है वो बहुत ही थिन हो जाती है और जैसे ही कोई ऊपर की तरफ जाता है तो थिन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप नहीं कर पाती है, अपने अंदर रोक नहीं पाती है. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेसेस नियर द सी enjoy moderate temperature, moderate climate. This is because water takes longer to heat up and cool down as compared to land, and this produces a warming effect in winters and cooling effect in summers. Mumbai, Chennai have equitable climate. Delhi, Jaipur have extreme climate. So dear students, जितना कोई एरिया समुद्र से दूर होगा उसका जो क्लाइमेट है वो उतना ही एक्सट्रीम होगा, मतलब सर्दियों में ज़्यादा ठंडा और गर्मियों में ज़्यादा गर्म. और जितना कोई प्लेस सीयर के नियर है उतना ही उसका जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा, क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर ज़्यादा होती है लैंड की बजाय. वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है. नाउ द प्रिवेलिंग विंड्स. विंड्स आल्सो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एज दे हेल्प इन हीट ट्रांसफ़र. तो जो विंड्स हैं वो टेम्परेचर को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं. जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा एकदम लू चलती है तो उस वक्त क्या कर रही होती है, वो हीट को अपने साथ बहा रही होती है. When warm winds blow over an area, the temperature of the area increases. अभी जो हमने बात की कि जब किसी एरिया के ऊपर बहुत ही गर्म हवा बहती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है. On the other hand, cold air reduces the temperature of the area over which it flows. जबकि दूसरी तरफ जो सर्दियों में ठंडी हवा चलती है वो क्या करती है, टेम्परेचर को और ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है जहाँ पे कि वो बहती है हवा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ओशन करंट्स. ओशन करंट्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ए रीजन. जो ओशन करंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है. वार्म ओशन करंट्स फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन फ्लो टुवार्ड्स द हायर एल्टीट्यूड and warm up the coasts of these areas.
तो जब वार्म ओशन करंट है यानी कि गर्म समुद्री हवाएं हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन से हायर एल्टीट्यूड की ओर जाती हैं और जो कोस्ट का एरिया है उसको वार्म अप कर देती हैं। कहने का मतलब कि ये सी लेवल है। जब गर्म हवाएं यहाँ समुद्र से ऊपर की ओर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, यहाँ का जो एरिया है यहाँ का नहीं, एरिया जो कि बिल्कुल समुद्र के लेवल के साथ साथ है, ये एरिया इसे गर्म कर देती है। क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है, हमने अभी भी पीछे पढ़ा कि विंड जो है, जिस एरिया में जो विंड चलती है वो वहाँ का टेम्परेचर वैसा ही कर देती है। अगर विंड गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ा देगी, अगर विंड ठंडी होगी तो टेम्परेचर घटा देगी। तो अब सी लेवल से कैसी विंड्स आ रही हैं, वार्म आ रही हैं। तो सी के पास वाला ये जो एरिया है जिसको हम कोस्टल रीजन बोलते हैं, इस कोस्टल रीजन में कैसा टेम्परेचर हो जाएगा, वार्म टेम्परेचर हो जाएगा। दीज करंट्स हेल्प इन कीपिंग द सी पोर्ट्स ओपन ड्यूरिंग विंटर्स। इसकी वजह से ये जो गर्म हवाएं चलती हैं, इसकी वजह से ज़्यादा ठंड में भी सी पोर्ट जो होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं ठंड में भी, यानी कि ज़्यादा ठंड में भी पानी नहीं जमता और वहाँ की जो ठंड है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो वार्म हवाओं से गर्म हो जाती है। In the same way, cold current from Arctic region moves southward and freeze many parts at lower latitudes. इसी तरीके से आर्कटिक रीजन यानी कि ऊपर की तरफ जो समुद्र बना हुआ है, वहाँ से जब वो ठंडी हवाएं आती हैं तो बहुत सारे एरियाज़ जो होते हैं बीच में उनको ठंडा कर देती हैं, उनकी जो क्लाइमेट है वो कूल कर देती है। The slope of land in the northern hemisphere, the south facing slopes of mountain have higher temperature than the north facing slopes। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि it means कि आपका जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लेट्स सी कि हमारी जो अर्थ है जब इक्वेटर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेट्स सी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेट्स सी इसमें जो साउथ की स्लोप्स हैं यानी कि जो नीचे की तरफ स्लोप्स हैं उनके अंदर क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है क्योंकि वो इक्वेटर के नज़दीक आ जाती हैं और सनरेज वहाँ डायरेक्ट होती हैं। जबकि जो ऊपर की तरफ है नॉर्थ फेसिंग स्लोप, वो क्या उनका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कम रहता है क्योंकि वहाँ तक जो सन की रेज हैं वो स्लांटिंग फॉर्म में हो जाती है, लेकिन यहाँ तक डायरेक्ट फॉर्म में जा रही है। On the other hand, it is opposite for the mountains in the southern hemisphere. This is because of sun rays fall directly on northern slope in the northern hemisphere and the southern slope in the southern hemisphere. The warmer side naturally see more settlement and agriculture. तो कहते हैं कि दूसरी तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो इसका अपर नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर हमेशा सन रेज डायरेक्ट होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ रहता है और जो साउथ की तरफ है हमेशा वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ रहता है बिकॉज वहाँ पे सन की जो रेज हैं वो स्लांटिंग फॉर्म में होती है। एंड इवन कि आपको ये बताया गया जो वार्मर एरिया है